ऑल राइट बेटा। सो देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको मोल के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाया था, राइट? यही था ना, लिमिटिंग रिएजेंट डिस्कस किया था मैंने, और फिर कुछ रिएक्शंस मैंने आपको लिखवाए थे। नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन मैंने कराया था, और आपको कार्बोनेट का कराया था, बाइकार्बोनेट का कराया था, ध्यान है? मतलब कौन से ऐसे मेटल हैं जिनके ऑक्साइड भी स्टेबल नहीं होते, जल्दी बताओ। हाँ, क्या बात कर रहे हो? कौन से ऐसे, याद रहना चाहिए, गलत बात है जैसे ऑक्साइड भी किनके स्टेबल नहीं होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वो है सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, प्लैटिनम, ये सब ऐसे मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड तक स्टेबल नहीं होते। और मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था कि यूजुअली जब आप किसी कार्बोनेट को गर्म करते हो, आप ध्यान दो इधर, अब मत देखो नोटबुक, ठीक है? ये सब तैयार रहना चाहिए यार, ये सब खत्म होता जा रहा है, उधर से निकलता जा रहा है तुम्हारे दिमाग में। इसको स्ट्रांगली हीट करते हो, पहले हीट करते हो तो क्या बनता है? Ag2O एंड CO2 निकलता है, जो कि मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट करते हैं। कौन से कार्बोनेट CO2 नहीं देते हैं भाई? वसुंधरा बताएगी मुझे, बताओ कौन से कार्बोनेट CO2 नहीं देते? कौन से कार्बोनेट गर्म करने पे CO2? बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है बेटा। मुस्कान, अच्छा रिटेंशन एबिलिटी है, बोलिए। यस, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यानी एल्कली मेटल में मैंने बताया था कि लिथियम को छोड़ के बाकी जो कार्बोनेट हैं वो सब डिकम्पोज नहीं करते हैं। तो डिकम्पोज नहीं करेंगे तो आपको CO2 नहीं मिलेगा। लिथियम एल्कली मेटल में एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो डिकम्पोज कर जाता है कार्बोनेट के फॉर्म में एंड बिकम CO2 एंड Li2O, वहीं रुक जाता है। अब इसके केस में क्या है, ये सॉलिड फॉर्म से गर्म करोगे ना तो ये तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब थोड़ा और टेम्परेचर अप करोगे। आ रहा है बात समझ में? बताओ, ऑक्सीजन कैसी गैस है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक? ऑक्सीजन कैसी गैस? पैरामैग्नेटिक। हमने प्रूफ भी किया था एमओटी में, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इसके, ध्यान है ना? तो कभी कभी देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लो उसने बोल दिया कि M2O करके एक मेटल है, गर्म करने पे M दिया, राइट, सॉरी, M2CO3, गर्म करने पे M2O दिया और प्लस CO2 इवॉल्व किया, एंड इसको गर्म करने पे ये M+O2 है, तो फाइंड आउट द मेटल। तो ये सब कभी कदार ABCD बना बना करके ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दिमाग में अगर रखोगे तो सही रहेगा। इसी तरीके से मैंने आपको नाइट्रेट भी डिस्कस किया था कि नाइट्रेट के केस में भी रिएक्शंस 3 अलग अलग कैटेगरी में मैंने आपको डिवाइड किया था, याद है? सॉलिड नाइट्रेट में सबसे पहला सोडियम से लेके सीजियम तक, नीचे वाले वो गर्म करने पे क्या देते थे? NaNO2 + O2, मतलब NO2 गैस नहीं मिलता था, मेटल नाइट्राइट मिलता था। जबकि लिथियम और बाकी मेटल्स जो हैं वो क्या देते थे? ऑक्साइड, NO2 एंड O2, दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं, देख लो, NO2 भी पैरामैग्नेटिक है। आ रहा है? एक कलर्ड है, कौन कलर्ड है? NO2। कौन सा कलर होता है? ब्राउन कलर, ये सब बताया था, है ना? तो ये रिएक्शंस को आप दिमाग में रखो, तभी ये क्वेश्चंस अच्छे से निकलेंगे, ठीक है? तो चलो एक आधा क्वेश्चन और कराते हैं, और टॉपिक 1-2 और बीच में लेके आता हूँ और उसको डिस्कस करते हैं। हाँ, उसी के अंदर। तो एक है वेपर डेंसिटी, ये बड़ा पॉपुलर टर्म है, वेपर डेंसिटी। सो वेपर डेंसिटी से पहले हम लोग समझते हैं कि बेटा रिलेटिव डेंसिटी करके एक टॉपिक होता है, रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी नाम से ही क्लियर है, किसी चीज की डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड थिंग, राइट? सो रिलेटिव डेंसिटी में हमारे पास 2 डेंसिटीज हैं जो बड़ा कॉमन है। सबसे पहला है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SG बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ
specific gravity is density of what? Density of some given species like जैसे मान लो कोई कंपाउंड आपने लिया है, डेंसिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। आपको मालूम है डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। भाई 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी वाटर का कितना होता है? मैक्सिमम होता है। कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। वाटर की डेंसिटी का कर्व ऐसा होता है टेम्परेचर के साथ। तो डेंसिटी 4 डिग्री पे ही मैक्सिमम होती है, उसके बाद थोड़ा सा, और ये इतना शार्प कर्व नहीं है बल्कि हल्का सा डिविएशन होता है। तो बहुत हायर टेम्परेचर पे भी अगर आप जाते हो, मतलब बॉयल होने के पहले पहले तक, तो भी वो 1 से 0.95, 0.9493 ऐसे ही होता है। मतलब इतना नहीं है कि 0.1 है तो सीधा 0.5 हो गया, इतना भी वेरिएशन नहीं होता। ठीक है, तो 1 ग्राम पर ml ये वैल्यू होती है, 1 ग्राम पर ml। अंडरस्टूड? सो भाई ये है। अब जैसे मान लो अगर आपको मैंने बोला कि बेटा एक मैंने पीस ऑफ आयरन लिया है, कोई ब्लॉक है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया है, कितना दिया है? स्पेसिफिक ग्रेविटी सपोज करो 2.5। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? देन डेंसिटी विल बी क्वेश्चन मार्क। कितना हो जाएगा? बड़ा सिंपल है, डेंसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 2.5 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है एट 4 डिग्री। तो बस भाई ये 2.5 ग्राम पर ml, मतलब इतना घटिया सा है। अगर आप समझना चाहते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, डेंसिटी निकालना है, तो बस स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू ग्राम पर ml, दैट्स इट, इतना सिंपल। सो दिस इज वन ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी जिसमें हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का नाम लेते हैं। दूसरा आता है बेटा, दूसरा आता है वेपर डेंसिटी। अब ये भी एक रिलेटिव डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी भी एक रिलेटिव डेंसिटी है। किस चीज का डेंसिटी है ये? तो डेंसिटी ऑफ द वेपर, वेपर ऑफ द गिवन सब्सटेंस, जो भी चीज आप ले रहे हो उस सब्सटेंस का वेपर का डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ रहे हो? तो अब आप देखो, मैंने आपको पढ़ाया था PV इज इक्वल टू nRT, याद है? तो गैसेस के केस में अगर आपको याद, इसको शॉर्ट फॉर्म में VD बोलते हैं, VD इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वेपर या गैस ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो हम लोग यूज करते हैं किसका? यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इससे एक ना मॉलिक्यूलर वेट में रिलेशन आ जाएगा। सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या था बेटा? P इंटू वी इज इक्वल टू, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो मोल में क्या है? मास बाई मोलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है। देखो m बाई वी इधर ला दो तो P इंटू एम अपॉन RT करके लिख सकते हैं। क्या आपको दिख रहा है कि m बाई वी कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है? डेंसिटी। सो कैन आई से दैट density of any gas can be written as the product of pressure into molecular weight into R into T. Can I write like this? अब देखो इसको अगर मैं लिखूंगा तो मैं can I use this here? यहां बताओ डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगा? प्रेशर सेम है, देखो P एंड T। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेपर या गैस डिवाइडेड बाई R into T and whole divided by again pressure into molecular weight of hydrogen divided by R into T। अब कितने लोग कह रहे हैं RT उड़ जाएगा, that is equal to क्या आ जाएगा? प्रेशर भी गया
क्या आ गया ये, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेपर डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब आपको क्या समझ आया यहाँ से कि भाई वेपर डेंसिटी is of course a ratio of density of the given substance, vapor of the given substance to the density of hydrogen. But अगर इसको molecular weight के टर्म में भी लिखना चाहें तो molecular weight of the vapor divided by molecular weight of hydrogen. और कितने लोगों को मालूम है कि molecular weight hydrogen का कितना होता है 2, तो यानी molecular weight of vapor कितना आ जाएगा बेटा 2 into vapor density. Is that simple? ये बड़ा एक रेडीमेड टेम्पलेट यूज किया जाता है, वेपर डेंसिटी दे करके ये निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलें एक आधा क्वेश्चन इस पे करते हैं, इस पे बेस था। आ रहे बात समझ में, नोटेड। लिखो लिखो, द वेपर डेंसिटी of a molecule having empirical formula CHO. CH2O लिख लो, CHO नहीं, CH2। ठीक है, is 90. The vapor density of a molecule having empirical formula CH2O is 90. Then find the original formula of the molecule. Then find the original formula of the molecule. चलो तो शुरू करो। हाँ बेटा, किसका आ रहा है? हाँ बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। हाँ चले बेटा डिस्कस करें, बोलिए। आइए देखते हैं। देखो आपको क्या दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी कितना दिया है 90, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेपर निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना आ गया बेटा 180 ना, 90 से करके। अब आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला इसी वेपर का दिया हुआ है, सो ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होगा CH2O मल्टीप्लाई बाई N, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं ओरिजिनल फॉर्मूला
n टाइम्स होता है ना एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो n से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको लिख सकता हूं CnH2O का n या H2NON। अब भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकालो कितना आ रहा है। CH2O का तो n हमें कैसे निकालना होता है आपको याद है? n कैसे निकालते हैं? n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। याद आ रहा है ना सबको? मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 180। एम्पिरिकल वेट कितना है? 90। कितना आ गया? सॉरी, एम्पिरिकल 30 आ रहा है, सॉरी 30। कितना आ गया ये? 6। अब ये 6 उठा के यहाँ रख लो। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या आ गया? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी होता है, यही गैलेक्टोज का भी होता है, आयोडोज का भी होता है, एल्लोज, एल्ट्रोज, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनका फॉर्मूला सेम ही है। बल्कि अगर आप आइसोमर के चक्कर में पड़ गए तो पता नहीं कितने बनेंगे इसके आइसोमर्स। ठीक है, मैं तो फिर भी कार्बोहाइड्रेट फैमिली का बात कर रहा हूँ। तो समझ आ रहा है ना कैसे यूज करना है वेपर डेंसिटी वाले रिलेशन को। अब आते हैं अगली चीज देखते हैं, और वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। हेडिंग डालो। कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या चीज हमें पढ़ना है? तो देखो, सबसे पहला टॉपिक आता है मोलैरिटी, दूसरा मोलैलिटी, तीसरा आता है बेटा मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, चौथा डिस्कस करेंगे हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में। कौन सा स्ट्रेंथ? ग्राम पर लीटर वाला स्ट्रेंथ ना। फिर पांचवा परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट करेंगे हम लोग पीपीएम एंड पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और टर्म है जो कंप्लीट रेडॉक्स खत्म होने के बाद आता है, वो है नॉर्मेलिटी। अंडरस्टूड? अब भाई ये कंसंट्रेशन टर्म्स है क्या चीज, पहले ये समझते हैं। तो देखो, जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो, है ना, जब कभी भी आप कोई सॉल्यूशन बना रहे होते हो, तो सॉल्यूशन बनाने के टाइम पे आपको क्या चीज चाहिए होता है? कोई भी सॉल्यूशन बनाते हो तो उसके दो कंपोनेंट है मेनली। क्या है? एक सॉल्यूट और दूसरा क्या है बेटा? सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट है और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। अब भाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो थोड़ी बहुत चीजें आप पढ़े होंगे कि भाई जिसको ज्यादा क्वांटिटी में मिलाते हैं वो क्या होता है? सॉल्वेंट। जो रिलेटिवली कम क्वांटिटी में हो वो क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूशन खुद क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। अब इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जब भी हम ये सारे कंपाउंड मिक्स कर रहे होते हैं तो उनमें से कोई एक हमारा सॉल्वेंट हो जाता है, बाकी हम सॉल्यूट समझते हैं। तो देखो, वो डेफिनेशन तो एक लेवल तक ठीक है, बट एक्यूरेट डेफिनेशन ये होता है कि जिन दो चीजों को मिला करके आप सॉल्यूशन बनाते हो, सॉल्यूशन का जो फेज होता है फाइनली,
जैसे आपने शुगर लिया, आपने वाटर लिया, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद अच्छे से स्टर करने के बाद जब कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया तो वो कैसा दिख रहा है, किसके जैसा वो दिख रहा है? क्या वो शुगर जैसा स्टेट लेके आया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर शुगर जैसा स्टेट लेके आता तो वो सॉलिड स्टेट में हो जाता, वो पूरा कंप्लीटली फ्रोजन फॉर्म में हो जाता। लेकिन वो किसकी तरह है? वाटर की तरह। तो उन दोनों कंपोनेंट में हम किसको सॉल्वेंट बोलेंगे? सॉल्वेंट विल बी, हाँ जी। अब चाहे आप शुगर कितना भी मिला लो, अगर उसका फाइनल स्टेट लिक्विड जैसा ही है तो लिक्विड वाले कंपोनेंट को ही हमेशा हम सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जिसके जैसा सॉल्यूशन फाइनली दिखता है। समझ गए ना? और जब कहोगे सर ऐसे अगर बात है तो ठीक है चलो, लेकिन अगर मान लो सर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सॉलिड एंड लिक्विड मिला है और सॉलिड ही हो? क्योंकि हम तो हर बार यही देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड मिलाते हैं, चाहे उसके अंदर नमक मिलाओ, चीनी मिलाओ, कुछ भी मिलाओ वाटर के अंदर, वो तो पूरा लास्ट में वाटर जैसा ही होगा। तो क्या कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें वाटर भी हो और सॉलिड भी हो और फाइनली वो सॉलिड जैसा हो जाए? तो यस देयर आर। कौन सा है? CuSO4.5H2। ये देखो इस मिक्सचर के अंदर कॉपर सल्फेट भी है, वाटर भी है, फिर भी ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो बेसिकली बनाते कैसे हैं कि सबसे पहले तो नॉर्मल सॉल्ट को मिक्स करके फिर इवापोरेशन कराते हैं हल्के हल्के टेम्परेचर पे, ताकि चीजें इवापोरेट हो जाए। जब इवापोरेट होकर के जो फाइनल मिक्सचर बचता है, ये जो सॉल्यूशन बना है, दिस हैव वाटर अलोंग विद द सॉल्ट CuSO4 एंड ये सॉलिड है। इस केस में सॉल्वेंट कौन सा हुआ? नॉट वाटर। CuSO4 विल बिहेव एज, क्योंकि इसको बनाने के लिए CuSO4 सॉलिड एंड प्लस H2O आप लेते हो, तो ये एब्जॉर्ब करता है इस चीज को। आ गया बात समझ में? तो ये ध्यान रखना कि मैंने आपको समझाया कि भाई चलो जनरल सेंस में तो ठीक है कि जो ज्यादा हो, बट रियलिटी में ज्यादा कम से मतलब नहीं होता है। मतलब किस चीज से होता है? रियलिटी में किस चीज से मतलब होता है? हाँ जी, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन में मेनली वो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब ये कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ विल द मोलैरिटी बी डिफाइंड? यस, नंबर ऑफ मोल्स किसका? बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ, हाँ जी, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को देखोगे तो बेटा ऊपर सोल्यूट ही रहता है ना। अब कभी उसका मास हो जाएगा, कभी मोल हो जाएगा ना, बस चेंजेस इसी तरह से कुछ होते हैं, कभी वॉल्यूम हो जाएगा, बट सारे कंसंट्रेशन टर्म में ऊपर क्या रहता है? सोल्यूट। और नीचे क्या रहता है? ये बदल सकता है। मोस्ट केसेस में सॉल्यूशन होता है, कुछ केसेस में सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो जैसे मोलैरिटी कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। को शॉर्ट फॉर्म में करें NH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नोट करके लिख लो। ये मोलैरिटी कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट per liter of solution. How do we define? Number of moles of solute present per liter of solution. Number of moles of solute present per liter of solution. क्लियर है? आइए चलिए देखते हैं। तो ये तो हो गया मोलैरिटी। मोलैलिटी कैसे डिफाइन करते हैं? फिर से ध्यान देना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट में NH लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड बाई मास ऑफ, हाँ जी, सॉल्वेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी किस यूनिट में? किलोग्राम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है सभी को? बोलिए। ग्रेट।
अब आते हैं, बात करते हैं किसका, मोल फ्रैक्शन का। राइट, सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, कैसे डिफाइन करते हैं? तो देखो, नाम से ही आप अगर डिकोड करो तो आपको आइडिया लगेगा। मोल फ्रैक्शन मींस fraction of the mole of the given component with respect to the moles of other components, with respect to the mole of total component बोल लो, वो ज्यादा है। जैसे अगर मान लो एक कंटेनर के अंदर मैंने तीन तीन कंपाउंड्स मिला है, ए बी एंड सी, उनके मोल Na, इसका मोल Nb, इसका मोल Nc। तो अगर मोल फ्रैक्शन डिफाइन करना हो किसी एक का, XA, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कैसे डिफाइन करेंगे? मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल, Na प्लस Nb प्लस Nc। सिमिलरली बेटा XB देख लो, Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। XC देख लो, Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। जो मैं आपको समझा रहा था, मोल विथ रेस्पेक्ट टू टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है, इसको आप लिखना चाहो वर्डिंग्स के फॉर्म में तो कैसे लिखोगे? मोल ऑफ द गिवन कंपोनेंट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ द टोटल कंपोनेंट। टोटल कंपोनेंट को क्या मैं सॉल्यूशन बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो देखो इसमें भी नीचे क्या आ रहा है, सॉल्यूशन का। यहां एक ऐसा था जहां पे नीचे क्या आ रहा था, सॉल्वेंट। तो सिर्फ यही एक है जहां पे सॉल्वेंट है, इसलिए याद रखना मोलालिटी को। मोलालिटी को और मोलारिटी को सिंबल वाइज कोई डिफरेंस है? हाँ जी, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टूड? अच्छा, एक चीज और अगर आप ध्यान से देखो, XA, XB एंड XC तीनों का सम करो, क्या आएगा? डिनोमिनेटर तीनों के सेम है, जुड़ जाएंगी चीजें डायरेक्टली। न्यूमरेटर भी मिलके क्या हो गया? क्या समझ में आया? तो एक रेडीमेड स्टेटमेंट है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ईच कंपोनेंट is equal to 1. Sum of mole fraction of each component is equal to 1. Sum of mole fraction of each component is equal to 1. Each component present in a solution. Understood? समझ आ गया? बोलिए। स्ट्रेंथ डिफाइन कर लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, इन तीनों पे कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ पे आएंगे। लिखिए, लिखो, an aqueous solution is prepared by mixing 10 gram of sodium hydroxide with certain amount of water, noted? With certain amount of water. बोलिए, लिख लिया? Such that the total volume is 500 ml. Then find
देन फाइंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो बताओ इसमें सोल्यूट कौन है? NaOH। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। क्या निकालना है आपको? मोलैरिटी। चलिए 0.5। हाँ बेटा कितना है? आओ चलो देखते हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। भाई मैंने क्या क्या मिलाया, ऐसे ही फ्लो डायग्राम बनाओ ना। मैंने NaOH मिलाया, कितना मिलाया बेटा? 10 ग्राम। और वाटर कुछ मिलाया सच दैट कि जो फाइनल मिक्सचर हुआ, फाइनल सॉल्यूशन हुआ, इसका वॉल्यूम कितना है? तो सबसे पहला काम क्या है आपको? सोल्यूट NaOH, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH। ये क्या है? सोल्यूट है आपका। कितना है? सो मास अपॉन मोलर वेट। मास कितना है? 10 ग्राम। मोलर वेट कितना है? 40। आ रहा है क्या सबको समझ में? NaOH सबका याद है सबको ना? 1/4 हो गया बेटा। अब बताइए M बाई कैपिटल M की वैल्यू आ गई 1/4। क्लियर है? अब बताओ मेरे को, आपको मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए? मोल और वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम किस में? लीटर में। तो क्या बेटा 500 ml इज इक्वल टू, नहीं मालूम, 500 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर। कितना आ गया ये? अब याद है आपको क्या चीज हमने सिखाया था कि कोई भी चीज से अगर डिवाइड कर रहे हो तो उल्टा करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 1/4 इंटू 2/, कितना आ गया ये? मोल पर, या इसका यूनिट मोलर भी बोलते हैं। आ रहा है सबको समझ में? अगला क्वेश्चन लिखिए। A solution is made by mixing 1 mole of sodium sulfate। हाँ जी, 1 mole of sodium sulfate। सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2। 1 mole of, a solution is made by mixing 1 mole of sodium sulfate, 1 mole of sodium sulfate किसके साथ? with 1 mole of NaCl in certain amount of water such that, in certain amount of water such that the total volume of solution becomes 1 liter, such that the total volume of solution becomes 1 liter. Then find molarity of solution with respect to
मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू, सबसे पहला पार्ट लिखो उसमें सोडियम सल्फेट, सेकंड लिखो सोडियम आयन। हाँ जी, विथ रिस्पेक्ट टू सोडियम सल्फेट पहला था, दूसरा क्या है सोडियम आयन। करिए, निकालिए। हाँ जी, बस 2 ही क्वेश्चन। हो गया बेटा? फॉर्मूले सब एकदम जबान पे रहने चाहिए ना। कर लिया होगा भाई तुम लोगों ने। आइए, इस बारी मैंने थोड़ा सा बस इतना इतना सा चेंज किया है कि इस बारी 3 कंपोनेंट मिक्स कर दिए, इजंट इट? क्या क्या मिक्स किया है भाई? Na2SO4, NaCl एंड वाटर। अब देखो, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है बेटा, ये दोनों कंपाउंड कैसे हैं? सॉल्ट। सॉल्ट वाटर के अंदर जाकर के तुरंत ब्रेक कर जाएंगे आयंस में, यानी वाटर के अंदर लिया तो ये 2Na+ बन जाएगा और सल्फेट आयन, और NaCl क्या बन जाएगा बेटा? यही आएगा ना, एक Na+, दूसरा Cl-, Na2SO4 मिल करके यहाँ आ जाएगा। बोलिए। अब बताओ, ये 1 मोल अगर लिया है तो इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बनेगा? 2 मोल। इसका 1 मोल अगर लिया है तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा? 1 मोल। टोटल Na+ कितना आ जाएगा भाई? 3 मोल आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया? अब मोलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू सोडियम सल्फेट का मतलब क्या हुआ? मोल ऑफ सोडियम सल्फेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया ही है 1 लीटर, ये 1 मोल दिया है, तो क्या आ गया? 1 मोलर। ये कितना आ जाएगा भाई? मोलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू Na+ आयन, नंबर ऑफ मोल ऑफ Na+ आयन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 3/1, 3 मोल पर लीटर और 3 मोलर। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखते हैं डाइल्यूट करने से क्या इफेक्ट आता है, किस पे? मोलैरिटी पे। लिखो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी।
इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी। हाँ जी, है ना। क्या है भाई अब इसमें, जैसे मान लो आपने बेटा 1 मोलर, सपोज करो 50 ml HCl सॉल्यूशन लिया, HCl एक्वा सॉल्यूशन, राइट। एंड फिर आपने इसी के अंदर ऊपर से पानी गिरा दिया, कितना कितना ऐड किया, मान लो आपने 150 ml पानी मिला दिया। 150 ml पानी मिलाने के बाद ये सॉल्यूशन कितने ml का हो जाएगा? 200 ml। भाई 50 ml पहले ही था, 150 आपने और डाल दिया, 200 ml। अब मैं यहां पूछूंगा, अब बताओ भाई साहब मोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू HCl कितना आएगा? लिखो क्वेश्चन। इन एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, देखो 1 मोलर 50 ml aqueous solution of HCl, 1 molar 50 ml aqueous solution of HCl, 1 molar 50 ml aqueous solution of HCl is mixed with 150 ml of water, या is diluted with, is a better word, is diluted with 150 ml of, हाँ जी, क्वेश्चन नहीं होता ऐसे, is diluted with 150 ml of water, then find the molarity of new solution. Then find the molarity of the new solution.
आओ चलो आओ देखते हैं इसमें ना। सो भाई मोलैरिटी देखो कितना दिया हुआ है, 1 मोलर 50 ml है और इसके बाद आपको 200 ml फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है ना। मैं एक चीज बता सकते हो कि इधर से इधर ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बदली है? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स किसका? HCl का। ये सेम होगा। समझ आ रहा है ये बात? कितने लोगों को समझ पड़ा? क्योंकि आपने HCl बाहर से नहीं डाला, बाहर से क्या डाला है? वाटर। तो डाइल्यूट करते समय कभी भी मोल ऑफ सोल्यूट वो फिक्स रहता है। ये अगर आप पकड़ पा रहे हो बात तो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म है। अब बताओ, इधर ध्यान से देखो, इसकी मोलैरिटी नहीं मालूम, वॉल्यूम मालूम है। अब कितने लोग कह रहे हैं कि सर जैसे मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, ऐसे ही मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां से सोल्यूट का जो मोल होगा m इंटू वी से मैं निकाल लूंगा और दोनों जगह पे मिला के वो सेम होना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्योंकि ये सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूं m1v1 m2v2 m1 इंटू v1, m1 कितना है 1 मोलर इंटू 50 ml। मैं पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको दिखे कि वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं, कट जाएगा। m2 मेरे को नहीं मालूम इंटू v2 कितना है 200 ml। तो बेटा 50 से इसको घटाओगे 4 बारी में गया, m2 कितना आ गया 1/4 मोल, मोल पर लीटर या फिर मोलर। कितना आसान था। तो याद रखोगे ये बात, नोट करके लिख लेना कहीं पे। ऑन डाइल्यूशन the molarity decreases but the number of mole of solute remains same. On dilution molarity decreases but number of mole of remains same, remains same. Understood everybody? बोलिए अगला देखते हैं। आप अब अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनो। अब मैं एक काम कर रहा हूं ना, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहा हूं। एक NaOH का है 1 मोलर 2 लीटर। हाँ बेटा कोई बात नहीं, आप लोग यहां ध्यान दो। दूसरा NaOH वाटर का एक्वा सॉल्यूशन ये भी है, एक्वा सॉल्यूशन ये भी है, और ये आपका 2 मोलर 1 लीटर है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो यहाँ की मोलैरिटी कितनी आएगी? लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, 1 मोलर 2 लीटर NaOH aqueous solution is mixed with 2 molar 1 liter. 1 molar 2 liter aqueous solution of NaOH is mixed with 2 molar 1 liter aqueous solution of NaOH. Then find the resulting molarity. Noted?
क्या है आंसर? इजी है, देखो ना कैसे निकल रहा है। यहां से मोल कितना आया NaOH का? 2, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कितना आया? 1 इंटू 2, 2 मोल आ गया। यहां से नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितना आया बेटा? 2 आ गया, वही मोलैरिटी इंटू। एंड टोटल वॉल्यूम मिक्स करने के बाद कितना हो जाएगा? 2 लीटर प्लस 1 लीटर मिला के कितना हो गया? 3 लीटर। तो भाई अब मोलैरिटी कितना आ गया? मोल टोटल कितना हुआ? 2 एंड 2 मिला के कितना हुआ? 4, और ये कितना था? 3, 4/3 मोल पर लीटर। अच्छा, इसी को मिक्सिंग के टाइम पे ऐसा करते हैं, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, यही लिखते हैं। M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। व्हाट इज M1V1? मोलैरिटी इंटू, इससे पहले वाले का मोल निकला, M2V2 और डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। बस इतना सिंपल सा है, समझ गए? अब इसमें क्या है, कभी कभी ट्विस्ट कर देते हैं। अभी क्या कर रहा हूं मैं, बार बार NaOH को NaOH में मिला रहा हूं। मान लो NaOH को HCl में मिला दिया तो, और देखते हैं वो क्या करते हैं। तुम लिखो, लिखो, लिखो। 1 मोलर 2 लीटर aqueous solution of NaOH is mixed with 2 molar 2 liter of HCl, 2 molar 2 liter of HCl solution, aqueous solution of HCl। क्या मैंने बताया? NaOH का कितना लिया मैंने? 1 molar 2 liter is mixed with 2 molar 2 liter of aqueous solution of HCl. Then find the molarity of NaCl, HCl, NaOH after mixing. After mixing, do it fast। अच्छे से सोचना। इसमें पता है बदल क्या गया? ये अब रिएक्ट कर जाएंगे। अब देखते हैं आप लोग कितना दिमाग लगाते हैं। चलो,
हाँ जी प्यारे बच्चों, हो गया। क्या किया आप लोगों ने? 1 मोलर 2 लीटर, 2 मोलर 1 लीटर। तो सबसे पहले आप दोनों का मोल निकाल लिए। m इंटू वी कितना आया? 2, इसका 4 मोल। अब बताओ बेटा, इसका 2 मोल इसके 4 मोल से रिएक्ट करेगा, तो वही लिमिटिंग रेजिन वाला कंसेप्ट लगाएं। बोलिए। तो याद करो, ये 2 माइनस एक्स होगा, ये कितना होगा? 4 माइनस एक्स, और ये क्या बन जाएगा? NaCl प्लस वाटर। अच्छा, यहां से आने वाला वाटर नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि जहां 2 लीटर 2 लीटर 4 लीटर वाटर हो, वहां 10-20 ग्राम एक्स्ट्रा वाटर डालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए रिएक्शन से आए हुए वाटर को कंसीडर मत करना, तो ये एक्स हो जाएगा। अब बताओ, इन दोनों को जीरो करो, कौन सी मिनिमम वैल्यू आ रही है? 2 आ रही है। तो यानी इसको जीरो करो तो x की वैल्यू 2, इसको उठा के डाल दो, तो ये कितना हो गया? NaOH 0। NaOH 0 है तो कितने लोग कह रहे हैं मोल ऑफ NaOH अगर है ही नहीं सॉल्यूशन में, तो ये 0 अपॉन कितना लीटर है? 4 लीटर। HCl कितना आया? 4 माइनस 2 कितना आया? 2। तो यानी 2 मोल HCl डिवाइडेड बाई 4 लीटर कितना आया? 0.5 मोल पर लीटर। NaCl कितने लोग बोल रहे हैं मोलारिटी? तो ये कितना आया? 2 आया था ना, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 वही कितना आ गया? 0.5 मोल पर लीटर। सबको क्लियर है भाई? कोई तकलीफ? चलिए, बहुत बढ़िया। बस ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? बोलिए भाई। तो मोलैरिटी मैंने सारा जितना भी हो सकता था कवर करा दिया। अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ जी, मोलैरिटी पे करते हैं, लिखो। लिखो 5.85 grams of NaCl is mixed with 200 gram of water. 200 gram of water. Then find molality of the solution. हाँ जी, देखो वर्ड देखो, मोलालिटी, LALIT है। जल्दीबाजी में मोलैरिटी पढ़ लेते हैं, तो कभी भी आए मोलालिटी मोलैरिटी ना, तो स्पेलिंग एकदम मैच करा करके पढ़ना एग्जाम में, नहीं तो गलत हो जाएगा। मोलैरिटी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी करो। फॉर्मूला याद करो पहले क्या था? हाँ बेटा, कौन सा आगे आंसर? आइए बेटा,
मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, इधर ध्यान दो। तो अब मोलालिटी कैसे डिफाइन करते हैं भाई? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, एंड दैट इन केजी। अब मेरे को बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था? 200 ग्राम। ये हमारा सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 200 ग्राम ना, इज इक्वल टू 200 बाई 1000 केजी। कितना आ गया? 1/5। अब देखो मोल कितना था बेटा? आप बताओ NaCl मास कितना है? 58 पॉइंट मोलर मास। ये सुनो, मास कितना दिया हुआ है? 5.85। मोल कितना आ गया NaCl का? हाँ जी बिल्कुल सही। अरे मोटू, मोलर मास ये मास है, क्या है? 1/10 होल डिवाइडेड बाई, तुम रह रह करके जो स्विंग करते रहते हो ना इधर से उधर। जीरो 0.5 मोलल लिखेंगे इसको, मोलल, MOLAL, मोलल। सबको क्लियर हो गया भाई? बोलिए। तो मोलैरिटी क्लियर हो गया, मोलालिटी क्लियर। एक और क्वेश्चन मोलालिटी पे दूंगा, देखूंगा आप क्या करते हो। लिखो तो लिख। करें? आइए प्यारे बच्चों, लिखो 100 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ aqueous, 100 ग्राम aqueous solution of NaOH। लिखो 100 ग्राम aqueous solution of NaOH contains 10% of NaOH by mass। 10% of NaOH by mass। यस, जल्दी कर। रुक जाओ भाई, आसान है, बहुत आसान। नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है, सुन तो लो। अरे सुन लो माते, एक मिनट सुनो ध्यान से। 100 ग्राम एक्वस, ये पेशेंस है ही नहीं आजकल के जनरेशन में। देखो उसका 100 ग्राम aqueous solution of NaOH contains 10% NaOH by mass। लिख लिया? हाँ, देन फाइन। सबसे पहला मोलालिटी NaOH। The very second question is mole fraction of water and mole fraction of NaOH। Come on, do it everybody, do that। कटा के बता दो, वैसे मैंने कैलकुलेशन कम दिया है वैसे शायद। आओ चलो देखें, करें बेटा, आइए जल्दी देखते हैं, खत्म करते हैं इसको। देखो
मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। 100 ग्राम सॉल्यूशन था, क्या था? हाँ जी। इसमें से सॉल्यूट कितना है? बिल्कुल 10% लिया है तो 10 ग्राम। तो ये कितना हुआ? वो सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट था क्या? सॉल्यूट क्या था? मोल ऑफ NaOH बताइए। 10/40। मोल ऑफ H2O बताइए। 90 बाई, मतलब कितना? 1/, हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्या था? मोलैलिटी ऑफ NaOH। मोलैलिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोल ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बताइए 1/4 है ये? 90/1000। इसको सिंप्लीफाई कर ले 1/, ये उड़ गया। 100/, या फिर 50/, या फिर 25/, अब कटाई दो, इतना तक पहुंच गए हो तो। 2 पॉइंट डॉट 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 कर लेना, ठीक है? क्लियर है ना? हाँ जी। अब आते हैं, किसकी बात करते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है तो वो क्या फॉर्मूला होता है? मोल ऑफ NaOH अपॉन मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ वाटर। भाई बताइए ये कितना है? 1/4, 1/4 प्लस 5, क्या आ गया ये? कोई बात नहीं यार, किसी का निकाल दे पहले का। कोई बात नहीं, क्यों तकलीफ में आ रहे हो? 1/37 हो गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो मोल ऑफ वाटर, हालांकि दूसरे तरीके से भी कर ही सकते हो। 1, हाँ बिल्कुल सही, उससे भी कर सकते हो। 5/1/4 प्लस 5, यानी 5/37 कितना हो गया? 20/, अरे हाँ बाबा, आएगा वही चीज, सही लिखा है ना? कहाँ 21 आएगा? 21 आएगा ना? कहाँ से 37 आ गया भाई? ये बिल्कुल गलत है, मतलब इसमें कोई, पता नहीं कहाँ से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको 37, भगवान। चलो अच्छा 21 भाई, तब तो इजी हो गया। बिल्कुल, कितने लोगों करेक्ट हुआ? वेरी गुड। चलो इसके बाद हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर